Pranam everyone, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 4, 9th standard CBSE. This chapter is from civics and name of the chapter is electoral politics. This is the second part of this chapter. Today I am going to start from page number 60. Previously, in the previous part, we were discussing about why do we need is it good to have a political competition, क्या political competition या फिर ये इलेक्शन का होना ज़रूरी है। फिर हम बात कर रहे थे कि यदि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर लोगों का चुनाव इस तरीके से ना किया जाए, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे हम कर सकते हैं, लेकिन और एक इतनी बड़ी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो सके। लेकिन इतने बड़े देश में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और यदि हम बात करें एक्सपीरियंस की, एज की, तो इतने तो बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे। फिर हम बात कर रहे थे सो इफ़ ए पोलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय द डिज़ायर टू बी इन पावर। सो अगर कोई पोलिटिकल पार्टी, उसके अंदर सिर्फ ये मोटिवेशन है कि वो पावर में बनी रहे, इवन देन इट विल बी फोर्स टू, तो भी उसको लोगों के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मार्केट में कोई दुकानें होती हैं। अगर एक शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर कोई दुकानदार सिर्फ अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में है, ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर, तो भी वो उसको लोगों को अच्छी सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो कस्टमर होंगे वो दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। तो वैसे ही जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, इससे डिविजन्स हो सकती हैं, इसमें कुछ अगलीनेस, कुछ भद्दापन हो सकता है, बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन फाइनली ये जो चुनाव होते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, वो लोगों को सर्व तो करते ही हैं। यदि उनको सत्ता में बने रहना है तो लोगों के लिए काम तो उनको करना ही पड़ेगा। व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यहाँ ये आपका क्वेश्चन भी है कि क्या हमारे जो इलेक्शन है उसका सिस्टम क्या है। कैन वी से इंडियन, क्या हमारे देश में होने वाले जो चुनाव है उनको हम डेमोक्रेटिक बुला सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक ए लुक हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। तो हम सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत में जो चुनाव है वो किस तरीके से होते हैं। लोकसभा और विधानसभा जो हैं उनके चुनाव रेगुलरली हर 5 साल के बाद होते हैं। मतलब जो स्टेट असेंबलीज है, राज्यों की जो सरकारें हैं, उनको चुना जाता है। फिर लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, हर 5 साल के बाद होते हैं। द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, उसकी जो लोकसभा और विधानसभाएं होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं जब भी चुनाव होने के बाद। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम, सभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है चुनावी क्षेत्र, जो भी चुनावी क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी सेम समय में चुनाव होते हैं, सेम डे पर होते हैं या फिर कुछ दिनों के अंतराल में होते हैं। इसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड, लेकिन कई बार जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में होते हैं टू फिल द वैकेंसी। जो भी कोई भी एक चुनावी क्षेत्र में अगर कोई सीट खाली हो जाती है, मान लो कोई वहाँ का जो नेता होता है, एमएलए होता है या एमपी होता है, उसकी डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देता है, दिस इज़ कॉल्ड ए बाई इलेक्शन। तो इसको बाई इलेक्शन कहते हैं। हम ये चैप्टर में जनरल इलेक्शन के बारे में ही फोकस करेंगे। इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। यू हैव रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा। हमने अभी जो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पर हरियाणा के असेंबली चुनाव की बात हो रही थी कि हरियाणा में 90 एमएलएस को चुना गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको चुना गया था। हम यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। तो हम आपको जानने में हैरानी होगी, वंडर कि उनको कैसे चुना जाता है। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा, क्या हर एक जो हरियाणा का व्यक्ति होगा उसने इन 90 लोगों के लिए ही वोट डाला होगा। You perhaps know that this is not in the case. In our country we follow an area based system of representation. हमारे देश में हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द कंट्री इज़ डिवाइडेड, हमारे देश को जितने भी एरियाज इलेक्शन के पर्पज से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसको क्या, इसका मतलब सेम पॉपुलेशन वाले जो हिस्से होंगे उनको अलग अलग तरीके से वार्ड में बांट दिया जाएगा, चुनावी क्षेत्र में बांट दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। द वोटर हु लिव्ड इन दैट एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जो भी वोटर उस एक हिस्से में, उस एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते होंगे तो वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, मीन्स जो जिस तरीके से अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, तो लोकसभा में इन्होंने अपने चुनाव को जीता है, मेजोरिटी हासिल की है। तो ये जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके लिए 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। हर एक
ये 543 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, इनमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जिसको एक व्यक्ति को जिसे भी एक मेंबर को चुना जाता है, जो वो मेंबर बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको एमपी कहते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट एवरी वोट, सबसे बड़ी जो एक फीचर होती है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की वो ये होती है कि हर एक जो वोट होता है उसका वैल्यू सेम रहता है। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, इसीलिए हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि हर एक जो चुनावी क्षेत्र है, हर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर लगभग पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए। सिमिलरली ईच स्टेट, वैसे ही ये तो होगी देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है उसकी बात होगी, यानी कि लोकसभा के चुनाव की बात होगी। वैसे ही हर एक राज्य में अपनी एक अलग सरकार होती है, तो हर एक जो स्टेट होता है उसको भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है। इन द केस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द, और इस तरीके से जो नेताओं को राज्य की सरकार बनाने के लिए जिनको चुना जाता है उनको कहा जाता है एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है हैज़ विद इन इट्स सेवरल असेंबली, हर एक जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके अंदर बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी होती हैं। द सेम प्रिंसिपल, यही सेम जो सिद्धांत होता है इसको अप्लाई किया जाता है पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी। ईच विलेज, हर एक जो गाँव है या हर एक जो कस्बा है, टाउन है, उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग वार्ड्स में, जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटते हैं। हर एक वार्ड जो होता है वो एक सदस्य को चुनता है। हर एक जो गाँव होता है वो अर्बन लोकल बॉडी, उनके लिए भी एक सदस्य को चुना जाता है। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स, कई बार इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को एक सीट के तौर पे भी बुलाया जाता है। और हर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो एक सीट को रिप्रेजेंट करती है असेंबली में। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं कि लोकदल जो था उसने 60 सीटें जीती हरियाणा में, इसका मतलब ये है कि दैट कैंडिडेट ऑफ लोकदल वोन, की जो लोकदल के कैंडिडेट थे उन्होंने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को जीता। 10 लोकदल हैड, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लोकदल था इट हैड 60 एमएलएज इन स्टेट असेंबली, तो जो लोकदल था उसके 60 जो एमएलए थे वो स्टेट असेंबली के लिए चुनाव जीत गए थे। अब है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। क्या होती हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज? आवर कॉन्स्टिट्यूशन entitles every citizen to elect her or his representative and to be elected as representative। हमारा जो संविधान है वो हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके और खुद भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुनाव के अंदर खड़ा हो सके। हमारा संविधान जो बनाने वाले जो मेकर्स थे दे वर वरीड, उनको इस बात की काफ़ी चिंता थी कि एक ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें सर्टेन वीकर सेक्शन मे नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा। उनको ऐसा लगता था कि जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं शायद वो उनको एक अच्छा चांस ना मिल सके कि उनको लोकसभा के लिए या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुना जा सके, मतलब राज्य की सरकार के लिए भी उनको चुनाव में खड़े रहने का या जीतने का चांस ना मिले। दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड, उनके पास में भी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हो गए, जो लोअर सेक्शन के लोग हो गए, उनको में भी ऐसे चांस ना मिल सके या फिर उनके पास ऐसे रिसोर्स ना हो कि वो चुनाव में जीतने का साधन जुटा सके। और इसीलिए और उनके पास इतनी एजुकेशन भी ना हो और उनके ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी ना हो इलेक्शन जीतने के लिए। दोज वो आर इन्फ्लुएंशियल, जो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं, रिसोर्सफुल या अमीर लोग हैं, मे प्रिवेंट दैम, वो उनको चुनाव जीतने से रोक सकते हैं। इफ़ दैट हैपन, अगर ऐसा होता, हमारा जो पार्लियामेंट है और जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं उनमें एक हमारा जो सिग्निफिकेंट सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो लोअर तबके के लोग हैं, वो अपनी बड़ी पॉपुलेशन के हिस्से को वॉइस ना मिल पाती, उनका रिप्रेजेंटेटिव ना आ पाते। दैट वुड मेक, इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव बन जाती, लेस डेमोक्रेटिक बन जाती। इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम सोचा जो कि है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व, हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एससी और शेड्यूल्ड ट्राइब से। इन शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें ओनली समवन हु, उसमें ऐसा व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा हो सकता है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता हो। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, वैसे ही जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करके रखी गई है उसमें सिर्फ व्यक्ति खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हो। करंटली आज लोकसभा के चुनाव के लिए 79 सीटें रिजर्व की गई हैं पूरे देश के अंदर और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 41।
41 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 79 रखी गई हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 41 रखी गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ये जो नंबर है ये इन सारे लोगों की, मतलब जितने भी टोटल हमारे देश के अंदर जनसंख्या है शेड्यूल्ड कास्ट की, उसके हिसाब से 79 रखा गया है, और शेड्यूल्ड ट्राइब की, और जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या है टोटल उसके लिए 79% यहाँ पर रखा गया है। इसीलिए ये जो जितने भी दूसरे जातियों के लोग बच गए हैं उनका हिस्सा नहीं मारा गया है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो सही रहेगा। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू द अदर वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट। ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के या फिर लोकल लेवल के चुनाव हो, चाहे इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पंचायत और अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं उनमें भी रिजर्वेशन रखा गया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रखा गया है। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व, लेकिन ये जो रिजर्वेशन का प्रोपोर्शन है ये वेरी करता है, किसी जिस भी राज्य में जितने भी लोगों की संख्या है, जनसंख्या है इन लोगों की बैकवर्ड क्लासेस के, उसके हिसाब से इनका परसेंटेज रिजर्वेशन के लिए रखा जाता है। और आज सिमिलरली वैसे ही जो 1/3 है सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट के लिए भी सीटों को आरक्षित रखा जाता है। उसके बाद आती है व्हाट डू यू मीन बाय वोटर लिस्ट। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दूसरा है अभी वोटर लिस्ट। क्या होती है वोटर लिस्ट? वंस एक बार जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड कर दी जाती हैं तो नया नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो ये होता है कि कौन लोग वोट करेंगे और कौन लोग वोट नहीं कर सकते। ये जो डिसीजन होता है इसको कैन लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, और इसको ये जो डिसीजन है इसको किसी दूसरे के ऊपर छोड़ा नहीं जा सकता लास्ट डे तक। इन ए डेमोक्रेटिक, ये हमारे जो देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं ये जो द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। और हमारे देश में बहुत पहले ही से ही ये लिस्ट तैयार कर ली जाती है कि जो भी लोग एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए, तो इसको बहुत पहले से तैयार कर लिया जाता है इलेक्शन के काफ़ी पहले, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो 18 साल के हो जाते हैं फिर उनको वोटर आईडी बना दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना भी होता है। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड, इस लिस्ट को ऑफिशियली कहते हैं इलेक्टोरल रोल, कॉमनली इसका नाम है वोटर लिस्ट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज़ लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये सबसे पहली शर्त है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कि हर एक व्यक्ति जो है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की। चैप्टर 1 में हमने इस प्रिंसिपल के बारे में, जो यूएफ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके बारे में हमने पढ़ा भी है। इन प्रैक्टिस इट मीन्स, प्रैक्टिकली इस बात का ये मतलब है कि हर एक व्यक्ति का जो वोट है उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नो वन शुड, किसी भी व्यक्ति को राइट टू वोट से डिनाई नहीं किया जा सकता। और डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी, हर एक जो नागरिक जो होते हैं, अलग अलग जो नागरिक होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ एजुकेटेड नहीं है, कुछ दूसरी तरीके के हैं, सम अदर आर काइंड, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग। लेकिन सभी लोग जो हैं वो ह्यूमन बींग हैं। बट देयर ओन नीड्स एंड व्यूज, सभी लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं, अपने खुद के विचार हैं। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। इसीलिए सभी नागरिकों को एक मौका मिलना चाहिए ऐसे डिसीजन में हिस्सा लेने का जो उनको कहीं ना कहीं पर इफेक्ट करते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में हर एक जो सिटीजन जिसकी 18 ईयर हो गई है एज, वो वोट डाल सकता है इलेक्शन में। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, सभी नागरिकों को राइट टू वोट है, रिगार्डलेस चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या कोई भी जेंडर का हो, लड़का हो या लड़की हो। सम क्रिमिनल्स, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन केसेस में ही राइट टू वोट जो है वो छीना जाता है, जैसे कि कोई क्रिमिनल है एंड द पर्सन विद अनसाउंड, या फिर किसी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, दे कैन बी डिनाइड टू राइट टू वोट। ऐसे लोगों से ही जो राइट टू वोट है उसको डिनाई किया जा सकता है, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन, लेकिन सिर्फ कुछ ही रेयर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स एंड पुट ऑन वोटर लिस्ट। ये सरकार की जवाबदारी होती है कि वो सभी एलिजिबल वोटर्स के नाम को वोटर लिस्ट के साथ जोड़े। एज न्यू पर्सन अटेन, जैसे ही हर एक नया व्यक्ति वोटिंग एज को में पहुंच जाता है,
बहुत सारे जो 18 ईयर के हो जाते हैं उनके नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए। और कुछ लोग जो मूव आउट ऑफ ए प्लेस एंड या फिर कुछ लोग जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर जो कुछ लोग जो मर चुके हैं उनके नामों को डिलीट किया जाना चाहिए वोटर लिस्ट से। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर। ये जो वोटर लिस्ट है इसको रिवाइज किया जाता है हर 5 साल के बाद। दिस इज़ डन टू इंश्योर, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस वोटर लिस्ट को अप टू डेट किया जा सके। एंड हर एक इन द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों से एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एपिक। इसका मतलब ये है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करती है टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन, कि हर एक व्यक्ति को ये कार्ड मिले वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम हो। द वोटर्स आर, जो भी लोग वोट डालने जाते हैं उनको अपने साथ में ये कार्ड को रखना ज़रूरी होता है ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति उनकी जगह पर वोट ना डाल दे। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर, लेकिन अभी तक इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। जो भी वोटर्स होते हैं वो अपने साथ में कोई भी दूसरा आईडी प्रूफ को कैरी कर सकते हैं। राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर जो आधार कार्ड होता है उसको भी वो कैरी कर सकते हैं। फिर है नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। वी नोटेड, हमने ऊपर देखा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है पीपल शुड हैव ए रियल, कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हर एक व्यक्ति को एक रियल चॉइस मिलनी चाहिए। मतलब आप जिन लोगों को चुन रहे हो वही पुराने 2-4 चेहरे नहीं होने चाहिए। हमारे सामने कुछ रियल चॉइस होनी चाहिए जिसमें से हम अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन सके। दिस हैपन्स ओनली व्हेन, ऐसा तभी होगा जब ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनीवन, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। मीन्स जो भी व्यक्ति चाहे वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सके। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, यही जो चीज़ है वो हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है। कोई भी व्यक्ति जो भी एक वोटर है कैन ऑल्सो बी द बिकम एज ए कैंडिडेट इन इलेक्शन, जो भी व्यक्ति वोटर है वो इलेक्शन के अंदर एक कैंडिडेट भी बनकर सामने आ सकता है। द ओनली डिफरेंस, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, ये है कि एक कैंडिडेट बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25, जबकि वोटर बनने के लिए 18। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस, और कुछ दूसरी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं, जैसे क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, लेकिन सिर्फ ये कुछ एक्सट्रीम केसेस पर ही ये सारी बातें अप्लाई होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो नॉमिनेट करती हैं ऐसे कैंडिडेट को वो गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, जो पार्टियाँ होती हैं वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनती हैं, उनको टिकट देती हैं। इसको ये भी, इसका नाम ये भी है, पार्टी नॉमिनेशन जो है उसको पार्टी टिकट भी कहा जाता है कि भाई इस कैंडिडेट को टिकट मिला है। एवरी पर्सन हु विशेस, जिसको जो भी व्यक्ति जो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन में, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसको अपनी पैसे और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इसको जमा कराना होता है। ए न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, एक नया सिस्टम जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की है कि हर एक जो कैंडिडेट है उसको हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, हर एक जो व्यक्ति जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन में उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि अगर उसका कोई सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग है उसके ऊपर या नहीं, उसको अपनी एसेट, उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उसके पास कितनी पूंजी है ये, और उसकी फैमिली के उसका बैकग्राउंड उसको सब कुछ डिक्लेयर करना होगा, उसकी कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी व्यक्ति की, वो उसको ये भी जानकारी देनी होगी। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड, ये सारी जो जानकारी है हर एक कैंडिडेट के बारे में इसको जनता तक इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स, इससे क्या होता है कि जो भी वोटर होते हैं वो अपना फैसला, अपना डिसीजन लेने में उनको काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट के बारे में वो पूरी जानकारी रखेंगे, उसके हिसाब से वो अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। उसके बाद है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है चुनावी प्रचार। इलेक्शन कैंपेन, द मेन पर्पस, सबसे बड़ा जो मेन पर्पस होता है इलेक्शन का वो ये होता है, इज़ टू गिव पीपल ए चांस, कि लोग जो हैं वो उनको एक चांस मिले टू चूज़ कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, सरकार बना सके, और जिस भी पॉलिसी को वो प्रेफर करते हैं उसको वो चुन सके। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टू हैव फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। तो चुनने से पहले सबसे पहला ये बात ज़रूरी होती है कि हम आपस में डिस्कस कर सकें कि कौन
बेटर है, कौन रिप्रेजेंटेटिव सबसे अच्छा होगा, कौन सी पार्टी जो होगी वो अच्छी सरकार बनाएगी, कौन सी अच्छी, किस सरकार की अच्छी पॉलिसीज़ हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। ये सारी बातें कब होती हैं? जब इलेक्शन कैंपेन होता है तब होती हैं ये सारी बातें। एंड इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर ए 2 वीक पीरियड। हमारे देश में ये सारी जो कैंपेन्स होती हैं ये एक 2 हफ्ते का जो समय होता है बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। मतलब ये जो 2 हफ्ते का समय होता है, पहला तो अनाउंसमेंट होती है फाइनल लिस्ट, कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट को जारी कर दिया जाता है, उसके बाद फाइनल डेट ऑफ पोलिंग की किस दिन वोट डाले जाएंगे वो डेट डिसाइड हो जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी कैंडिडेट चुनाव में उतरे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने वोटर्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं, वो रैलीज़ करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो इलेक्शन मीटिंग्स बुलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं, मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड वैन, यही एक ऐसा समय होता है जब न्यूज़पेपर और टेलीविज़न जो है उनमें सिर्फ इलेक्शन से जुड़ी हुई स्टोरीज़ और डिबेट्स ही शामिल होती हैं। बट इलेक्शन कैंपेन जो है नॉट लिमिटेड टू दीज, लेकिन सिर्फ ये 2 हफ्तों तक ही ये जुड़ी नहीं होती है इलेक्शन कैंपेन। पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो इलेक्शन के काफ़ी पहले से ही इन सारी चीज़ों की तैयारियों में जुट जाती हैं। इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। हर एक चुनाव जब भी रैलियां की जाती हैं, लोगों की मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जनता का ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट, वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और पब्लिक का ध्यान ऐसे इश्यूज़ की तरफ उठाना चाहते हैं ताकि उनकी पार्टी को ही वोट दिया जाए इन सारे बेसिस पर। लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल, कुछ ऐसे स्लोगन हैं जिनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग इलेक्शन में यूज़ किया था। जैसे कि जो कांग्रेस पार्टी है, जब इंदिरा गांधी को लीड कर रही थी तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। ये नारा दिया था इन्होंने। आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ों को याद रखना है क्योंकि 1 मार्क में बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि गरीबी हटाओ जो स्लोगन था वो कब और किसने दिया था, कौन से इलेक्शन में दिया था। लोकसभा के चुनाव हुए थे 1971 में, उनमें इनकी पार्टी ने ये नारा दिया था और इनकी पार्टी ने ऐसी पॉलिसीज़ बताया था कि उन्होंने वादा किया था कि रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, कि वो इस तरीके से पॉलिसीज बनाएंगे कि जिससे देश से गरीबी हट जाएगी। सेफ डेमोक्रेसी ये नारा दिया था जनता पार्टी ने अगले लोकसभा चुनाव में 1977 में। इस पार्टी ने भी ये प्रॉमिस किया था कि जो भी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज़, मतलब उस समय पर इमरजेंसी घोषित की गई थी तो लोगों से काफ़ी उनकी जो लिबर्टीज़ थी वो उनसे छीन ली गई थी। तो इस पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जितनी जो भी चीज़ें हुई हैं इमरजेंसी के दौरान और जो नागरिकों की जो लिबर्टीज़ हैं वो वापस ला देंगी। वो द लेफ्ट फ्रंट, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट जो था उन्होंने एक स्लोगन दिया था, लैंड टू द टिलर। ये दिया था वेस्ट बंगाल में असेंबली चुनाव हो रहे थे 1977 में। लैंड टू द टिलर का मतलब है कि जो ज़मीन जोतने वाले हैं उनको ही ज़मीनें दी जाएं, तो ये नारा दिया गया था। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये नारा दिया था ये एन.टी. रामा राव ने, जो लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी की आंध्र प्रदेश में, और ये असेंबली चुनाव में ये नारा दिया गया था 1983 में। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पोलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स। किसी भी डेमोक्रेसी में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को फ्री छोड़ दिया जाए कि वो अपने हिसाब से अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, अपने चुनाव का प्रचार करें जैसे वो चाहते हैं वैसे। लेकिन कई बार ज़रूरी हो जाता है उनके ऊपर कुछ रेगुलेशन लगाना ताकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक कैंडिडेट जो है उसको एक फेयर चांस मिले, इक्वल चांस मिले कम्पीट करने का। जैसे कि अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ, हमारे कानून के लॉ के मुताबिक कोई भी पार्टी जो है वो क्या क्या नहीं कर सकती, वो ब्राइब नहीं कर सकती, जो वोटर्स हैं उनको रिश्वत नहीं दे सकती, उनको धमका नहीं सकती, अपील तो और उनके धर्म या जाति के नाम पर उनसे वोट की अपील नहीं कर सकती, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और 25 लाख से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा के चुनाव के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकती, और असेंबली और अगर राज्य के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो 10 लाख से ज़्यादा किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे वो पैसा खर्च नहीं कर सकते चुनाव प्रचार के लिए। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
चाहे वो जीत भी चुके हों तो भी, यदि उनके ऊपर कोई भी ऐसी किसी ने एलिगेशन लगा दिए हैं और वो सच सच पाया जाता है तो उनके जो इलेक्शन है उनको रद्द कर दिया जाएगा। इन एडिशन टू द लॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्री टू ए मॉडल, और इसके साथ साथ हमारी जो सारे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर भी एग्री हुई हैं फॉर द इलेक्शन कैंपेन के लिए। और इसमें क्या नहीं, इसमें पार्टी क्या क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं। यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, इलेक्शन के प्रोपेगेंडा के लिए, इलेक्शन के चुनाव प्रचार के लिए किसी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसी जगह का चुनाव नहीं किया जा सकता। ना ही गवर्नमेंट व्हीकल्स का, एयरक्राफ्ट का, ऑफिशियल्स या इलेक्शन ऑफिशियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वंस इलेक्शन, एक बार इलेक्शन के नतीजे, इलेक्शन जो हैं अगर वो अनाउंस हो गए हैं, मीन्स डेट रख दी गई है कि उस दिन इलेक्शन होंगे, तो कोई भी जो मिनिस्टर है वो किसी भी नई प्रोजेक्ट की फाउंडेशन नहीं रख सकता, टेक एनी, ना ही कोई बड़े पॉलिसी डिसीजन ले सकता है, और ना ही पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए कोई भी लोगों के साथ वो वादा कर सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।